हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस 2019 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लंबे समय से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इस ये परीक्षा कौन करवाएगा, यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी। तो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी इस परीक्षा का आयोजक है और यूपी ट्रिपल एससी क्योंकि इस परीक्षा को करा रहा है, तो एक बात यहाँ पर क्लियर ये हो जाती है कि इस पूरे जितने भी पद होंगे इस परीक्षा के अंतर्गत, तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक पीसीएस के समकक्ष अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। इससे बेहतर अवसर शायद आपको प्राप्त ना हो जल्द निकट भविष्य में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया है 2019 का यह पहला विज्ञापन है, इसलिए इसकी संख्या रखी गई है 01 परीक्षा 2019। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 और इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 30 जनवरी से और उसी दिन से आप अपनी फीस भी जमा कर सकेंगे। फीस बहुत ही कम है, 225 रुपये रखी गई है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात को यहाँ पर कि 19 फरवरी लास्ट डेट है। हालांकि उसके बाद आप संशोधन 26 फरवरी तक कर सकेंगे, लेकिन लास्ट डेट 19 फरवरी ही है। तो मतलब जल्दी से जल्दी कर लेंगे अगर आप अपना फॉर्म सबमिट, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है स्पेशल कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 19 फरवरी से एक सप्ताह के अंदर यानी कि 26 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकेगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप नहीं बदल पाएँगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी। तो सावधानी से फॉर्म आपको सबमिट करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बता दूँ कि जो लोग रिज़र्व कैटेगरी के हैं, वो लोग थोड़ा सावधानी बरतेंगे क्योंकि अगर उन्हें उम्र में छूट चाहिए या फिर अपनी कैटेगरी का उन्हें फ़ायदा लेना है, तो विज्ञापन को आप ठीक से पढ़ लें क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि आवेदन से पहले आपके पास जो है संबंधित डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है? नीचे मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पदों की संख्या कौन-कौन सी है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर सारा मैनुअल दिया गया है कि किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे, फ़ोटो और हस्ताक्षर किस प्रकार से अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें विज्ञापन में दी गई हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नीचे चलते हैं और अब पहुँचते हैं कहाँ पर, जहाँ से पदों के बारे में बताया गया है। देखिए फ़ीस दी गई है, जो लोग जनरल और ओबीसी हैं तो उन्हें 225 रुपये फीस जमा करनी है। एससी और एसटी को 105 रुपये और जो विकलांगजन हैं उन्हें मात्र 25 रुपये की फीस देनी है। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा, अगर आप नहीं लेंगे तो ये माना जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इसके लिए भी कंडीशन लगाई गई है कि फॉर्म जो होगा उसे आप जो है 1 सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट कर लें। इसके बाद अर्थात 1 सप्ताह के बाद प्रिंट आउट नहीं ले सकेंगे। मतलब यहाँ पर जब आप फीस जमा कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप 26 तारीख तक आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह का समय और दिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना संभव नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें, ठीक है? आवेदन पत्र में आप संशोधन भी कर सकेंगे। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी की सहायता से उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा और अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के उपरांत पदों की संख्या भी घटा बढ़ा नहीं सकता, यानी कि जिन पदों पर आप पहले से आवेदन कर लेंगे उन्हीं पदों के सापेक्ष आप अंतिम रूप से कंसिडर किए जाएंगे। पदों को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं और अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 26 फरवरी तक ही अनुमान्य रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये है विभाग का नाम, जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आयतीकरण अधिकारी के पद हैं। इसमें जो अनारक्षित पद हैं उनकी संख्या है 69 69 और
ओबीसी के लिए कुल 24 पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं 94। विपणन निरीक्षक, ठीक है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहते हैं इसे, तो इसमें भी पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, कुल 194 पद हैं। जनरल के लिए 99 है और ओबीसी को 52 मिल रहे हैं, एससी को 40 और एसटी को 3। सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि पूर्ति निरीक्षक का पद है, 77 पद जनरल के लिए है, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 41, कुल 151 पद। इसके बाद चलते हैं सहायक उद्यान निरीक्षक, तो इसमें 21 से 40 वर्ष रखी गई है उम्र सीमा। जनरल के 37 और ओबीसी के लिए 18, एससी 32, एसटी 2, कुल 89 पोस्ट। अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ठीक है, उम्र सीमा 18 से 40 और जनरल के लिए 11 पद हैं, कुल 11 पद हैं, बाकी किसी के सापेक्ष कोई पद रिजर्व नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पद हैं वो आप देख पा रहे हैं, अधिशासी अधिकारी के पद है नगर पंचायत, ये काफ़ी अच्छा पद माना जाता है और निश्चित रूप से इसे लोग भारी वरीयता देंगे। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या जनरल के लिए कितनी है, 46 है और ओबीसी के लिए 35, एससी 22, एसटी 4, 107 पद हैं, ठीक है। अस्थायी लिखा गया है, क्यों, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। राजस्व निरीक्षक के भी पद हैं, 9 पद हैं जनरल के लिए, 5 पद एससी, 1 एसटी, 11 ओबीसी, कुल पदों की संख्या 26। तो इस प्रकार से कुल जो जनरल को पद मिल रहे हैं वो 348 हैं और ओबीसी को मिल रहे हैं 181, ठीक है, और कुल पदों की संख्या कितनी हो रही है, 672। हालांकि पदों की संख्या आगे चलकर घट और बढ़ भी सकती है, ये भी आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी लागू रहेगा, तो जो महिलाएं हैं उन्हें निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा इसमें हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चकबंदी आयुक्त और में महिलाओं को मिल रहे हैं 18 पद, ठीक है, और इसी प्रकार से विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर में भी महिला को 38 पद हैं, पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर में भी महिला को 30 पद हैं, और सबसे शानदार जो पद माना जाता है इस भर्ती के अंतर्गत वो कौन सा है, अधिशासी अधिकारी, तो इसमें महिलाओं के लिए 21 पद हैं। तो कुल मिला के महिलाओं को काफ़ी जो है फ़ायदा होगा। जो महिलाएं गंभीरता से तैयारी कर रही हैं तो वो एक शानदार करियर अपना बना सकती हैं, और आपको ये मौका मिला है तो इसे बिल्कुल भी आपको भुनाना चाहिए, इसको गंवाना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो रिक्तियों की संख्या भी घट बढ़ सकती है, हालांकि घटती तो नहीं है, बढ़ सकती है। अब कितनी बढ़ेगी ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनिवार्य अर्हता के बारे में। देखिए यहाँ पर जो 2 प्रकार की अर्हताएँ दी जाती हैं, एक होती है अनिवार्य, दूसरी होती है अधिमानी। अधिमानी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तो आपको वरीयता मिलती है। जैसे कि अगर चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए आवेदन कर रहे हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आयतीकरण अधिकारी के लिए, तो यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है वो क्या रखी गई है आप देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अधिमानी अर्हताएं इसके लिए अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं विपणन निरीक्षक मार्केटिंग इंस्पेक्टर, तो इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान, तो ठीक है, तो ये तो सबके पास ही होता है, यूपी के लोग तो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए भी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और उसके बाद ये अधिमानी अर्हता है, इसको आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका सप्लाई इंस्पेक्टर, पूर्ति निरीक्षक, इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर अर्हताएं समान रखी गई हैं। आपको ग्रेजुएट होना है और हिंदी आपको आनी चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है, विषय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सप्लाई इंस्पेक्टर, ओके। नेक्स्ट है सहायक उद्यान निरीक्षक, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है कि आपका बीएससी एजी से हो, कृषि से, या फिर बीएससी बायो से हो, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसके बाद नीचे जो है अधिमानी अर्हता दी गई है, ओके। नेक्स्ट है देखिए अपर जिला सूचना अधिकारी, यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है कि आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, और इस हिंदी एक विषय उसमें रहा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपर जिला सूचना अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपका स्नातक में हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, उसका उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है, इंटर लेवल पर अंग्रेजी और ग्रेजुएशन पर हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए आप आवेदन कर सकेंगे।
अब आइए चलते हैं सबसे सुपरहिट पोस्ट पे, और इसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत। अनिवार्य अर्हता क्या है? सिंपल ग्रेजुएट। ओके। लेकिन यहाँ पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर अस्थायीकरण, मतलब आपको अस्थायी रूप से यहाँ पर आपकी नियुक्ति तो कर ली जाएगी, लेकिन जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तब से 2 साल के अंदर आपको ओ स्तर का डिप्लोमा जो कि डोएक से लेना होगा, तभी आपको अस्थायी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से देख लीजिए आप कि भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब भी आपको मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर अस्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी से प्रदत्त ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाए। अधिमानी अर्हता आप देख रहे हैं। राजस्व निरीक्षक में भी कंडीशन अप्लाई है। इसमें क्या है कि अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि कॉमर्स या फिर अर्थशास्त्र में जो लोग स्नातक उपाधि रखते हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मतलब पूरा नोटिफिकेशन, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन देख के ही आवेदन कीजिएगा। कोई अगर आपको कंफ्यूजन कहीं पे हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा मैं, और वन बाय वन मैं सबको आंसर करूंगा। यहाँ पर जो आयु की सीमा है वो आप देख पा रहे होंगे कि 21 से 40 वर्ष रखी गई है, और कहीं कहीं पर 18 से 40 वर्ष रखी गई है। कौन कौन से पद हैं 18-40 वाले? एक ही पद है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ कि एक पद है 18 से 40 और बाकी सब 21 से 40 है। ये रहा अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी वाला जो पद है, यहाँ पर 18 से 40 है, बाकी सब वही है। जो आयु की गणना है तो वो कब से की जाएगी इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आयु की गणना है, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आयु की गणना जो कि वो 1 जुलाई 2019 से की जाएगी, लेकिन क्रमांक 5, 1 और 2 को छोड़कर, 5, 1 और 2 यानी कि लास्ट वाला जो यहाँ पर दिया गया है अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक, ठीक है, इसके लिए जो एज का कैलकुलेशन होगा वो कब से होगा, यह नीचे दिया गया है इसके बारे में। 2020 से इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छा हाँ, एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आरक्षण जो होगा वो अनमन्य होगा, लेकिन सिर्फ यूपी के जो निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षण या आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की अंतिम तिथि अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें, एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ठीक से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं, उनके लिए ये कॉलम 6 नंबर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए और बनवा के तभी कीजिएगा। अगर आप पहले से है तो आप आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई कर दीजिए। हालांकि कर ही लीजिए क्योंकि आगे चलकर शिक्षक भर्ती में भी इसकी ज़रूरत तो आपको पड़नी ही है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये वरीयता का विकल्प है, तो यहाँ पर जो पद क्रमांक है उसको आप डालेंगे। हालांकि जब मैं फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 5 पद हैं जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, और अपनी वरीयता जो पद क्रमांक है उसे यहाँ पे डालेंगे, और जो वरीयता क्रम डालेंगे उसे यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी वरीयता को फिल करेंगे। एक ही फॉर्म भरना है, ये नहीं कि जितने पद हैं उसके लिए आप अलग अलग अप्लाई करें, एक ही फॉर्म से आपका काम हो जाएगा। और चयन का जो आधार होगा वो क्या है, वो लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू नहीं है। और ये परीक्षा जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी हो सकती है, अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। सम्मिलित अवर अध्ययन सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के पदों पर चयन, सीधी भर्ती के पदों के ग और उत्तर प्रदेश समूह 2015 मई 11 दिनांक 2015 नियमावली रीति एवं प्रक्रिया 4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2 के लिए सीधी भर्ती के संबंध में कार्मिक अनुभागदेश का 31/8 ऑफलाइन ऑनलाइन के अनुसार 2017 किया जाएगा। इसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा आरक्षण लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ बताया जाएगा बहुत जल्द ही। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिलेबस क्या होगा तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये रहा हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर
डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आकर आप कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और बिल्कुल नीचे जाने पर आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा, जिस फॉर्मेट में आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर देख रहे हैं आप, जो कुछ भी बनवाना है, इसको बनवा के रख लीजिएगा और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है? और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।